का या पूरे मैथमेटिक्स का ही कह दीजिए, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो है ज्योमेट्री। एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से कौन कौन दुखी हैं? एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से कौन कौन दुखी हैं? एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री अच्छे किस किस को लगते हैं? तो अगर आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो ज्योमेट्री उतना अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से दुखी हैं तो आपको राहत मिलेगी ज्योमेट्री में। ठीक है ना? ज्योमेट्री की ये जो खासियत है वो बताता हूं मैं आपको। ज्योमेट्री की खासियत है ये बताता हूं। आपको पढ़ाते जाओ समझ में आता जाएगा। आप ना कर ही नहीं सकते कि समझ में नहीं आ रहा है। कितना भी डेप्थ से, कितना ही गहराई से कुछ भी पढ़ा दो, ज्योमेट्री में ये शिकायत नहीं होती कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लगता है अब तो ज्योमेट्री में सब कुछ आने लग गया। सवाल करने बैठोगे तो सवाल नहीं होंगे इसके। सवाल करने बैठोगे सवाल नहीं होते। और फिर जब कोई समझाता है तुरंत समझ में आ जाता है। फिर खुद करते हैं, फिर खुद से नहीं होते। फिर कोई जैसे ही दूसरा बताता है कि ऐसे होगा, तुरंत समझ में आ जाता है। ठीक है? यहां पर एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ज्यादातर कैलकुलेशन पर चलते हैं। कंसेप्ट और कैलकुलेशन। यहां ज्यादा से ज्यादा पहले कंसेप्ट देखा जाता है, फिर कैलकुलेशन यूज की जाती है। यहां पर कंसेप्ट बाद में लगाया जाता है, पहले इमेजिनेशन लगती है, पहले दिमाग में तस्वीर बनती है एक। आप ट्राइंगल बनाने से पहले वो ट्राइंगल आपके दिमाग में बन चुका होता है। ठीक है ना? तो समझने की कोशिश करेंगे और शुरुआत वहां से करेंगे जिसकी कोई पहचान ही नहीं होती। ठीक है ना? और वो पॉइंट है पॉइंट, बिंदु। ठीक है? इसको हम दो तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल्स। स्पेलिंग कौन सी लिखूं? ANGLE? और वो GEL कौन सा होता है? परी वाला। ठीक। लाइन फरिश्ते बोल दो। आप अच्छी वाली फीलिंग लेना चाहते हो तो परी, और वैसे फरिश्ते भी एंजल को ही बोला जाता है। लाइन एंड एंगल्स, ये पहला पार्ट है बहस। दूसरा है पॉलीगॉन्स। इसमें आपके ट्राइंगल्स आ जाएंगे, आपके क्वाड्रिलेटरल आ जाएंगे, आपके हेक्सागोन आ जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्टागोन आ सकता है। बाकी हर बहुभुज के लिए भी लागू होता है, लेकिन स्पेशली इनको, और स्पेशली ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल को। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल। आपकी ज्योमेट्री का 50% से ज्यादा अकेला ट्राइंगल घेरेगा। मैं आपको यह कह सकता हूं कि 60 to 70% ट्राइंगल है ये। क्योंकि जब भी हम क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पढ़ेंगे तो चतुर्भुज के जितने भी रूल्स हैं वो एक्सप्लेन ट्राइंगल से ही होंगे सारे के सारे। उसके डायगोनल्स वगैरह वो सारे के सारे ट्राइंगल से एक्सप्लेन होंगे। हेक्सागोन, ऑक्टागोन, ये सारे के सारे ट्राइंगल से ही समझ में आएंगे। उसके बाद में तीसरा बन जाता है सर्कल। सर्कल के पार्ट्स और सर्कल की सिकेंट यानी सॉरी इसकी कोड्स यानी जीवाएं, सिकेंट यानी छेदक रेखाएं, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखाएं। सर्कल के पार्ट्स हो जाते हैं, एक तो हो जाता है सेक्टर, एक हो जाता है सेगमेंट। सेक्टर यानी त्रिज्यखंड, और सेगमेंट यानी जीवाखंड या वृत्तखंड। ठीक है? ये हो जाते हैं। इनको पढ़ेंगे हम। एटलीस्ट 1 मंथ प्रोग्राम है, 1 महीने का प्रोग्राम है ज्योमेट्री का। ज्यादा लगेगा? कोई नहीं, लगेगा तो लगेगा, क्या कर सकते। मैंने एटलीस्ट लगा दिया था ना, कम से कम 1 महीने का। आ जाएगी तो आ जाएगी, क्या कर सकते हैं।
देखिए, लाइन एंड एंगल्स को हम पहले तो इसका जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन है, उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है पॉइंट, यानी बिंदु। बिंदु क्या होता है? ज्योमेट्री का वह डायमेंशन जिसका न तो कोई लंबाई होती है न कोई चौड़ाई होती है, न जिसका कोई एरिया होता है न जिसका कोई वॉल्यूम होता है, न जो 3D होता है न जो 2D होता है, न जिसकी कोई परिभाषा होती है, दैट इज पॉइंट। आपके दिमाग में आप समझ सकते हो कि एक पॉइंट कुछ होता है, अदरवाइज आप इसको डेफिनेशन नहीं दे सकते हो, आप इसकी कोई आकृति नहीं बना सकते हो, ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी, अब पॉइंट को कैसे बोल सकते हैं, कुछ इसकी डेफिनेशन ही नहीं होती है। तो ज्योमेट्री का वह आयाम या वह डायमेंशन जिसका न तो कोई डेफिनेशन होती है, न जिसका कोई एंड पॉइंट होता है, न जिसका कोई स्टार्ट पॉइंट होता है, न जिसका कोई एरिया होता है, दैट इज पॉइंट। बस पॉइंट के बारे में इतना ही। अब एक से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, वो जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर नए नए आपके फिगर्स बनते हैं, नए नए आपके डायमेंशंस बनती हैं। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए आपको, और उन 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाया जाता है। अगर उन 2 पॉइंट्स को एक सीधी रेखा से मिलाया जाता है तब तो इसको बोलते हैं लाइन, और जब 2 पॉइंट्स होते हैं उनको ऐसे कर्व मिलाया जाता है तब इसको बोलते हैं चाप, चाप या आर्क। सीधा मिलाया जाता है तो लाइन होता है, और ऐसे कर्व मिलाया जाता है तो जैसे ही कर्व बनता है तुरंत सेंटर दिमाग में आना चाहिए, और वैसे ही ये सर्कल का एक पार्ट बन जाता है। सीधी रेखा जो होती है उसका एक तो होता है लाइन, और एक होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इसको तो बोलते हैं रेखा, और इसको बोलते हैं रेखाखंड। इसको रेखाखंड बोलते हैं। रेखाखंड जो होता है वो 2 पॉइंट्स होते हैं, उनके बीच का भाग होता है, 2 पॉइंट्स के बीच का भाग होता है, और वो वहीं तक क्लोज किया जाता है। हालांकि रेखा और रेखाखंड को आगे चल के एक ही संदर्भ में यूज करने लग जाते हैं। एक लाइन शब्द यूज किया जाएगा, लाइन सेगमेंट शब्द यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसको रेखाखंड ए बी तो ऐसे कह देंगे, और इसी को लाइन ए बी के ऊपर ये लगा हुआ है बार, इसका मतलब क्या है, ए बी एक लाइन या लाइन सेगमेंट है, रेखा या रेखाखंड है। ए और बी पॉइंट के बीच में क्लोज्ड कर दिया गया इसको, स्ट्रेट लाइन को, तब तो ये हो जाता है लाइन सेगमेंट। और अगर ये ए यहां है और बी यहां है, इसके आगे भी इसको गुजारा जा सकता है, तब ये लाइन होती है, तब ये हो जाती है लाइन। जैसे हम आगे कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो यहां x0 की कोई पॉइंट होगा, यहां y0 कोई पॉइंट होगा, इनको मिला देते हो 0y, 0y, ये 0y कोई पॉइंट होगा, इनको मिला देते हो, तो इस पॉइंट को अगर मैं a कहूं, इस पॉइंट को b कहूं, तो a से b तक तो है ये लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर मैं लाइन की बात करूंगा तो ये आगे भी निकलेगा और इधर भी निकलेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप कहोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन मैं कहूंगा कि ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, और फोर्थ में भी। ए बी, लाइन ए बी है वो कौन से क्वाड्रेंट, तो ये आगे लाइन है वो इन्फिनाइट होती है, उसमें न तो कोई स्टार्ट पॉइंट होता है न कोई एंड पॉइंट होता है। लाइन का कोई स्टार्ट पॉइंट भी नहीं होता है, एंड पॉइंट भी नहीं होता है। एक होती है किरण, एक होती है किरण यानी रे। कितने अच्छे अच्छे नाम हैं, बिंदु, रेखा, किरण, है ना। तो एक होती है किरण, रे होता है। रे का स्टार्ट पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है। स्टार्ट पॉइंट होता है, उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे स्टार्ट पॉइंट ए है लेकिन आगे इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम किरण या रे, ठीक है। एंगल के लिए नॉर्मली आगे शब्द हम लाइन से यूज करेंगे, लेकिन एंगल हमेशा किन से बनता है, रेज से बनता है, किरणों से बनता है, ठीक है। कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, दो रेज हो, वो चाहे किसी भी तरीके से अरेंज हो, वो एंगल बनाएंगी ही बनाएंगी। 2 रेज या 2 किरण होती हैं, वो हमेशा कोण बनाती हैं। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमें कोण साफ साफ दिख जाता है। अगर इंटरसेक्ट कर सकती हैं तो आगे बढ़ के एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन
आगे जब हम पढ़ेंगे तो एंगल्स के लिए भी लाइंस ही यूज करेंगे, तो आप इसमें डेफिनेशन में ज़्यादा मत उलझना कि सर आप कह रहे हो कि कोई भी एंगल है वो रेज यानी किरणों से ही बनता है, तो फिर लाइन की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि उस एंगल में जो रेज होती हैं उनको फिक्स लंबाई दे दी जाती है कि इसकी लेंथ ये है, तो वो लाइन के रूप में यूज होती है। दो रेज या दो लाइंस के बीच में हमेशा एंगल बनेगा ही बनेगा, चाहे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हूं चाहे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हूं। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल साफ साफ दिख जाता है, नहीं कर रही हैं तो वो आगे बढ़ के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो वो भी पैरेलल हो जाती हैं। तो पैरेलल लाइंस के बीच में भी एंगल माना जाता है, और वो एंगल माना जाता है 0 डिग्री या 0 पाई रेडियन। पाई रेडियन में भी 0 होगा और डिग्री में भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना? अगर दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं तो भी उनके बीच का एंगल माना जाता है, और वो भी कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है ना? देखिए, एक लाइन आपके पास में यह है, एक लाइन आपके पास में यह है, इसको मैं ए बी कहूं, इसको मैं सी डी कहूं, और मान लीजिए ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है? तो यहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ में एंगल बनाती हैं, और वैसे एंगल शब्द होता है किसी भी एक स्टार्ट पॉइंट में दो रेज का एक कॉमन स्टार्ट पॉइंट हो, दो किरणों का एक कॉमन स्टार्ट पॉइंट हो, तो इनके बीच में एंगल बनता है। एंगल को हम थीटा से या अल्फा से या बीटा से, किसी भी तरीके से, जो भी आपके ग्रीक सिंबल्स होते हैं उनसे दिखा सकते हो, और ये क्या बनता है? कोण बनता है, एंगल बनता है। एंगल के बारे में एक बात समझिए, अगर मैं कोई लाइन लेता हूं ए बी, ये लाइन है ए बी और ये लाइन है ए सी, ए सी से इधर जाऊं मैं, ए सी से इस डायरेक्शन में जाऊं, तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। इसको बोलते हैं वामावर्त दिशा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। इस डायरेक्शन में बना हुआ कोण पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में बना हुआ कोण क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। एसी के द्वारा एबी पर बना हुआ कोण पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन इधर से इधर जो एंगल बन रहा है, ये डायरेक्शन हो जाती है क्लॉकवाइज हो जाती है, ये है, ये क्लॉकवाइज हो जाती है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा होती है। ये सीधे हाथ की दिशा होती है, ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है। इस डायरेक्शन में जो भी कोण बनता है ये माइनस थीटा होता है, इधर बना हुआ कोण है वो क्या होता है? थीटा होता है। एसी से एबी पर बना हुआ कोण पॉजिटिव है, लेकिन एबी से एसी पर बना हुआ कोण क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? अगर मैं इनको क्वाड्रेट में दिखाऊं तो एक पॉइंट पर मैक्सिमम 4 क्वाड्रेट बनते हैं। यहां पर जो एंगल बनता है इसको 0 डिग्री माना जाता है, इस एंगल को 90 डिग्री माना जाता है, इसको 180 डिग्री माना जाता है, इसको 270 डिग्री माना जाता है। 0 डिग्री और 360 डिग्री आपस में बराबर होते हैं। 0 डिग्री और 360 डिग्री है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट क्वाड्रेट होता है ये 0 और 90 के बीच में होता है, सेकंड क्वाड्रेट 90 से 180 होता है, थर्ड क्वाड्रेट 180 से 270 होता है, फोर्थ क्वाड्रेट 270 से 360 होता है। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है। थोड़ा सा इनके बारे में ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ते हैं, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये आपके क्वाड्रेंट्स बनते हैं। वहां पर आप इनके कोऑर्डिनेट्स के रूप में यूज करते हो, एक्स एक्सिस के रूप में यूज करते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको बोला जाता है मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट। ठीक है? अब अगर इधर की तरफ कोई एंगल बन रहा है, 0 डिग्री से इधर की तरफ कोई एंगल बन रहा है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है,
इधर बना हुआ एंगल तो हो जाएगा पॉजिटिव। और 0 डिग्री से नीचे की तरफ कोई एंगल बन रहा है, जैसे यहां ये एंगल बना तो ये एंगल पॉजिटिव होगा। और 0 डिग्री से नीचे की तरफ कोई एंगल बन रहा है, इधर बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव एंगल होगा, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, किसी भी एंगल को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से दिखाया जा सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से दिखाया जा सकता है। अगर मैं इधर इसको बोल रहा हूं कि थीटा एंगल बन रहा है, तो इस डायरेक्शन में इधर जाऊंगा तो यही एंगल क्या हो जाएगा। अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो ये पूरा इधर और इधर वाला पूरा 360 डिग्री का बनता है। डिग्री की बात कर रहा हूं, अभी पाई रेडियन में हम नहीं गए हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूं कि इधर ये एंगल मान लीजिए थीटा बन रहा है, तो इधर से इधर थीटा बन रहा है, तो अगर मैं इधर से यहां से इधर जाऊं, यहां पर जाऊं, इधर से इधर थीटा बन गया, लेकिन इधर 0 डिग्री से ऐसे आके आऊं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जो थीटा पॉजिटिव है 360 डिग्री में से घटाने से नेगेटिव आ जाएगा, या अगर नेगेटिव वैल्यू दी गई है तो 360 में से घटाने से पॉजिटिव आ जाएगा। तो पहली बात यही होती है, माइनस थीटा का मतलब होता है 360 डिग्री माइनस थीटा कर दीजिए तो वो पॉजिटिव थीटा हो जाएगा। थीटा कभी भी नेगेटिव दिया गया हो तो माइनस थीटा का मतलब होता है 360 में से उसको घटा के पॉजिटिव बना दो। माइनस थीटा बराबर 360 डिग्री माइनस थीटा कर दो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये कहते हैं कि जैसे ये बोल दिया कि साइन माइनस 300 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन माइनस 300 डिग्री क्या हो जाएगा। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कह दो माइनस साइन 300 डिग्री। अब उसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करते हो वो अलग बात है। और साइन माइनस 300 डिग्री है, इसको प्लस में बनाने के लिए 360 में से 300 को घटा देते हैं और ये क्या हो जाता है, साइन 60 डिग्री होता है। इसका जो भी मान आता है √3/2 वगैरह जो भी आता है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन इस माइनस वाले को प्लस में लेके आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एंगल्स क्या होते हैं, नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, दो लाइंस के बीच में एंगल्स किस तरीके से बन सकते हैं और कैसे क्या होता है। ठीक है, इनको हम और आगे लेके चलेंगे। ठीक है, टू लाइन अरेंजमेंट होता है, दो रेखाओं की जो व्यवस्था होती है वो हमेशा एंगल बनवाएगी। टू लाइन अरेंजमेंट होता है वो हमेशा एंगल बनवाएगी, और दो से ज्यादा लाइंस का जो अरेंजमेंट होता है वो आपके बहुभुज बनवाता है। किसी भी बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 लाइंस की जरूरत होती है, और कम से कम 3 लाइन से बना हुआ जो बहुभुज होता है वो ट्राइंगल होता है, उसके बाद में और सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो 2 लाइन से हमेशा एंगल बनता है। किसी भी बहुभुज को या पॉलीगॉन को बनाने के लिए कम से कम 3 लाइन होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसे समझो, अगर ये 2 लाइंस हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनको कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी या इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आके मिलती है, इसको मैं ए बी कह दूं, इसको मैं सी डी कह दूं, इसको ए बी कह दूं, इसको सी डी कह दूं, ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, और ये होता है प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। एकदम छोटी छोटी बातें भी हम लेके चलेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है ना, क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक ऐसे जिन्होंने इन चीजों को पहले पढ़ रखा है, मेरे पास या कहीं भी, तो वो तो रिवीजन मोड में और चीजों को इंप्रूव करने वाले मोड में। और अगर आप पहले बार पढ़ रहे हो तो आप कंप्लीटली लर्निंग मोड में हो एकदम। ठीक है, आपको हर चीज को सीखना है। ठीक है, और अगर पहले पढ़ चुके हो तो आपको उसको क्रिटिकल वे में सोचना है कि आज तक जो पढ़ा हुआ है और अब जो पढ़ा रहा हूं उनको रिलेट करते हुए पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जो आपने उस टाइम नहीं पढ़ा था तो आप उसके साथ में ऐड कर दीजिए। जो कुछ भी पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा हुआ है, वो अच्छी बात है, उसमें कुछ भी गलत नहीं होता है। कहीं भी पढ़े हुए होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, ऐप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर,
किताब से या नोट से किसी भी तरीके से पढ़े हुए होंगे, गलत नहीं होता है कुछ भी, आपको उसके साथ में मिला के आपका नया कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, ये आपका एक शुरुआती कंटेंट है वो तैयार हो जाएगा, फिर उसको हम आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है ना? अगर पहले से कुछ पढ़ा हुआ है और वो चीज मैं नहीं पढ़ाता हूं, तो आपको ये टास्क है कि आप मुझे बताओगे सर ये चीज भी पढ़ाई जाती है ज्योमेट्री में और आपने नहीं पढ़ाई है। ठीक है, और अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं जो आपने नहीं पढ़ी हुई है तो बताने की जरूरत नहीं है, आप उसको एब्जॉर्व करते जाना। एक लाइन पर दूसरी लाइन आके मिलती है तो इसको बोलते हैं आपतित रेखा। आपतित रेखा या प्रोजेक्टेड लाइन। प्रोजेक्टेड लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, ए बी के ऊपर सी डी है वो प्रोजेक्टेड है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमेशा चार कोण बनते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमेशा चार कोण बनते हैं। जैसे ये ओ पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहां पर 1 2 3 4 कोण बनते हैं। इसमें से आमने सामने के ये दोनों एंगल तो बराबर होंगे और बाकी जो दो है ये आमने सामने वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इनको कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। पहले तो देखो हिंदी में ही बोलूंगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। आगे कभी भी ऐसे शब्द आ जाए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण, तो इसका मतलब है दोनों को बराबर मानना है। ठीक है ना? तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए क्रॉस कर जाती हैं तो ये चार एंगल्स बनते हैं और इनमें आमने सामने वाले दो एंगल बराबर होते हैं, ये दोनों आमने सामने वाले भी बराबर। एओडी तथा बीओसी बराबर हैं, एओसी तथा बीओडी ये आपस में बराबर है। ठीक है ना? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आके मिलती है तो ये प्रोजेक्टेड लाइन होती है, आपतित रेखा होती है। यहां पर भी दो एंगल बनते हैं, ये एंगल थीटा होता है, इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूं। यहां पर भी हमेशा दो एंगल बनते हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये जो थीटा प्लस अल्फा है ये हमेशा 180 डिग्री होता है। अभी हम मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं कि सर पाई रेडियन तो आपने बताया, अभी डिग्री में ही लेके चल रहे हैं, है ना? तो इन दोनों का योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और कई कारणों से दो एंगल्स हैं उनका योग 180 डिग्री हो सकता है। कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे दो एंगल्स का योग 180 डिग्री हो सकता है। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो इस एंगल का योग 180 डिग्री हो सकता है। बोले कारण क्या, वो तो बाद की बातें, लेकिन इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर भी इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। जिस कारण से ये योग 180 डिग्री होता है इसको कहा जाता है रेखिक कोण युग्म। इसको कहा जाता है रेखिक कोण युग्म, लीनियर एंगल पेयर। लीनियर एंगल पेयर होता है, रेखिक कोण युग्म होता है। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आके मिलती है तो वहां दो एंगल बनते हैं हमेशा, उन दोनों एंगल्स का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका और इसका योग हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे आगे पढ़ेंगे हम, कोई भी बहुभुज बनाएंगे, ऐसे ऐसे कोई बहुभुज बनाएंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो मैं ए बी को जैसे आगे बढ़ाऊंगा तो एक तो है, ये तो है अंतः कोण जिसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है, या इंटरनल एंगल। और ये जो होता है ये होता है एक्सटीरियर एंगल, या जिसको बोलते हैं बहिष्कोण बोलते हैं, या एक्सटर्नल एंगल होता है। तो इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है, या उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का योग 180 डिग्री होता है, या उसके इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल बोल देते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर बोल देते हैं, अंतः कोण और बहिष्कोण बोल देते हैं, है ना? तो इन दोनों का योग कितना होता है, 180। क्यों होता है? क्यों होता है?
लीनियर एंगल पेयर के कारण होता है, रेखीय कोण युग्म के कारण होता है, क्योंकि इस ए बी लाइन को आगे बढ़ा दिया तो सी बी इसके ऊपर आके प्रोजेक्टेड है, इसलिए इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कारण यह है कि इन दोनों का योग 180 डिग्री होने का रीजन क्या बताओगे आप? रेखीय कोण युग्म या लीनियर एंगल पेयर बताओगे। ठीक है, लीनियर एंगल पेयर को नॉर्मली लीनियर पेयर ही बोला जाता है, तो ये लीनियर पेयर के कारण 180 डिग्री हो जाता है। दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या कर सकती हैं तो भी उनको इंटरसेक्टिंग लाइन माना जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं माना जाएगा। ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, ये एक लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन आके मिल गई तो भी ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये एक लाइन है और दूसरी लाइन इसके ऊपर आके मिल सकती है, संभावना है, अभी नहीं मिली है, बड़ी होगी तो मिल लेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो भी इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। और ये इधर है और ये इधर है, अभी ये दोनों मिली नहीं है, तो इनको मिलाने के लिए दोनों को बढ़ाना पड़ता है, तो भी ये दोनों क्या मानी जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मानी जाएंगी। क्या इन लाइन के बीच में एंगल बनता है? बनता है। यहां नहीं बनता है तो आगे बढ़ के बन जाएगा, तो भी इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस माना जाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं माना जाता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये। लेकिन एक लाइन दूसरे लाइन को कभी भी नहीं मिलती है, इनफाइनाइट पॉइंट्स तक आप उसको ले जाओ फिर भी नहीं मिलती है। ये ए बी है और ये सी डी है, ये आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, तब इनको कहा जाता है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कहा जाता है, समांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होता है, दब गया क्या तुम, थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। इनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल 0 डिग्री माना जाता है। और एक कंडीशन ये बनती है, एक लाइन ए बी है और दूसरी लाइन सी डी है, ए सी डी। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। अगर एक लाइन दूसरी लाइन को पूरी तरीके से ढक लेती है, यानी आपको एक ही लाइन दिखती है लेकिन उसके ऊपर 4 पॉइंट्स होते हैं, तो एक लाइन ए बी हो गई, एक लाइन सी डी हो गई। ऐसे भी कह सकते हैं एक लाइन ए डी हो गई, दूसरी लाइन सी बी हो गई। ठीक है, तो ये लाइंस है, ये हो जाती हैं ओवरलैपिंग। हिंदी में कहा जाता है संपाती, संपाती, आच्छादी, अतिव्यापी। हिंदी लैंग्वेज में शब्द ज्यादा मिलेंगे आपको, है? ये ओवरलैपिंग है, इंग्लिश में एक नाम है ओवरलैपिंग। संपाती, आच्छादी या अतिव्यापी एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। इनके बीच का कोण भी 0 डिग्री मिलेगा आपको। इनका जो एंगल होता है वो भी 0 डिग्री होता है। कोऑर्डिनेट में आगे पढ़ेंगे हम, अगर कोई आगे हम पढ़ेंगे कि एक लाइन की इक्वेशन भी बनेगी। हर लाइन की एक समीकरण होती है, हर लाइन की एक इक्वेशन होती है। ठीक है, आपके लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो हमेशा लाइन से व्यक्त की जा सकती हैं, या जितनी भी लाइंस होती हैं उनको लीनियर इक्वेशन से व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों की इक्वेशन बनती है तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि इनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता है। तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता है, न इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट होते हैं। लेकिन उन लाइन में ये माना जाता है कि ये लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो माने जाते हैं इनफाइनाइट। आपसे पूछा था कि इनके कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, तो आप कहोगे असीमित होते हैं, असीम होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। यहां पूछा जाए इनके कितने सॉल्यूशन होते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है। कैसे होता है वो बाद में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अभी आप देख लीजिए लाइन और एंगल्स का क्या रोल होता है ज्योमेट्री में, और कैसे आगे की आकृतियों में ये अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है, अब लाइंस के बारे में एक चीज और आती है। अगर ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, तो इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमेशा बराबर होती है। बोल सर ये परपेंडिकुलर क्या आ गया,
अभी बताएंगे आपको, है ना। जैसे इसको मैं पी क्यू कहूं, इसको मैं आर एस कहूं, तो पी क्यू विल बी इक्वल टू आर एस। ये हमेशा क्या होंगे, बराबर। इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। कहीं भी देख लीजिए, दोनों लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वही इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। तो इनकी मिनिमम डिस्टेंस है वो इक्वल रहती है, कांस्टेंट रहती है हमेशा। अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज होती रहे, चेंज हो जाए। अच्छा, इसमें ये भी कह सकते हैं, एक लाइन पर अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो दूसरे पर भी 90 का बनता है। एक पे 90 डिग्री बनता है, एक दूसरे पे नहीं। तो अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो एक पर लंब होगा, वो दूसरी पर भी लंब होगा। एक पर 90 डिग्री है तो दूसरी पर भी 90 डिग्री। एक्चुअली इन दोनों का योग 180 बनता है। तो अगर ये 90 है तो 90 होकर ही 180 हो सकता है। लेकिन इन लाइंस के बीच में एक पर परपेंडिकुलर है, वो दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होगा। यहां 90 डिग्री है तो यहां 90 से डिफर करेगा। अब 90 से कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, वो बात की बात है। लेकिन यहां सेम एंगल नहीं आएगा। अगर यहां 90 डिग्री है तो यहां एंगल डिफरेंट होगा। तब आप ये मान लेना कि ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। और इनके बीच की अगर एक पर लंब है तो ये डिस्टेंस है, ये भी चेंज होती रहती है। इसको अगर मैं ये कहूं कि इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है P1, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है P2, तो ये जो P1 और P2 एक लाइन पर तो परपेंडिकुलर है लेकिन दूसरी पे परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो आप ये कह सकते हो P1 विल बी नॉट इक्वल टू P2। लेकिन यहां कहोगे इसको मैं P1 बोल रहा हूं, इसको मैं P2 बोल रहा हूं। इनको P नाम इसलिए दिया, परपेंडिकुलर के लिए P1 और P2 कह रहे हैं। आप यहां कहोगे P1 मस्ट बी इक्वल टू P2। ये पैरेलल लाइंस में होता है, ये आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस में होता है। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई? हाँ, बिल्कुल होती है, ठीक है। जो प्रोजेक्शन लाइन होती है या प्रोजेक्टेड लाइन होती है वो हमेशा इंटरसेक्शन, देखो दो ही तरह से समझो आप, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या फिर पैरेलल होगी या ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग होती है वो तो इनफिनाइट पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। उसके बाद में जो बच गई वो हर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और हर लाइन एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा ही बनेगा। भले ही वो उस जगह नहीं बन रहा हो लेकिन वो आगे बढ़ के बन सकता है, और लाइन्स को दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जा सकता है। लाइन सेगमेंट को नहीं बढ़ाएं लेकिन लाइंस को दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर पैरेलल नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, तो वो डेफिनेटली इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही होंगी, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ही होगा उनका, ठीक है। देखिए, एक तीसरी कंडीशन बनती है, अगर कोई लाइन ए बी है और एक दूसरी लाइन जो सी डी है वो इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बना दे, 90 डिग्री का एंगल बना दे, तो 90 डिग्री का एंगल जब भी बनेगा तो एक नहीं बनेंगे, चार बनेंगे एक साथ। ये 90 होगा तो इसका जो वर्टिकली अपोजिट है वो भी 90 होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट होने से 90 हो गया, और ये लीनियर पेयर होने से 90 हो गया। एक लाइन पे दूसरा लाइन आके लीनियर, तो ये 90 हो गया, और इसका फिर वर्टिकली अपोजिट होके ये 90 हो गया। तो एक 90 डिग्री बनता है तो फिर चार 90 डिग्री बनते हैं। तो ये कहा जाता है कि ए बी और सी डी है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी लंबवत हैं या समकोणिक हैं। इनको कहा जाता है लंबवत, समकोणिक या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहा जाता है। और इसको ऐसे व्यक्त किया जाता है ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। अच्छा, पैरेलल के लिए भी बोल देता हूं, पैरेलल के लिए हो जाएगा ए बी पैरेलल टू सी डी। ये होता है पैरेलल का साइन, और एक होता है इक्वल यानी समान। उसके लिए बोला जाता है ए बी बराबर सी डी। तो लाइन बराबर नहीं होती है, लाइन तो दोनों तरफ इन्फिनाइट होती हैं, इसलिए हम ये लाइन सेगमेंट के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट ए से बी की दूरी उतनी होगी जितनी पॉइंट सी से डी की दूरी, ये मतलब होता है इसका। तो ए बी बराबर सी डी है, इसका मतलब ये जो दो लाइन है वो आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। जैसे ये ए बी है, ये सी डी है, ये लाइन है ए बी, ये लाइन है सी डी। अगर मैं कहूं कि ए बी बराबर सी डी है, इसका मतलब इनका किसी भी यूनिट में
न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगी। वो सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, मिलीमीटर में हो सकता है, लेकिन वैल्यू क्या होगी? बराबर। मेजरमेंट लेंगे तो इनका बराबर आएगा। ठीक है, ये होता है। एंगल्स के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। लाइंस को इसी तरीके से बांटा जा सकता है। एंगल्स के बारे में बातें कर लेते हैं, कोणों के बारे में बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका मेजरमेंट ही आ जाता है, मापन ही आ जाता है। कोण का मापन दो तरीके से इसको मापा जाता है। एक तो मापा जाता है डिग्री में और एक मापा जाता है इसको रेडियन में। इसको बोलते हैं अंश मापन हिंदी में, या इसको बोलते हैं साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति बोलते हैं। रेडियन जो होता है इसको बोला जाता है वृत्तीय मापन या वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति होता है। थोड़ा सा समझते हैं पहले, उसके बाद में बात करेंगे। ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है। ये सर्किल के दो पॉइंट है, ए और बी। इसके सेंटर के ऊपर जो कोण बनता है, सेंटर के ऊपर जो कोण बनता है, इसको चाप बोला जाता है। इसको चाप बोला जाता है। चाप ए बी बराबर थीटा। चाप के लिए ये लाइन घुमा दी जाती है, लाइन के लिए सीधी रखी जाए। अगर मैंने ऐसे लिखा है ए बी, इसका मतलब ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया कि ए बी, इसका मतलब ए बी चाप है। ठीक, ये जो चाप ए बी है ये थीटा होता है। चाप ए बी है वो क्या होता है? थीटा होता है। और इस चाप की लंबाई जो होती है वो होती है ये वाली। तो इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, और इसको एल से व्यक्त करते हैं। चाप की लंबाई एल होती है, ये होती है चाप की लंबाई। अब आपको ध्यान रखना है कि ये पूरे वर्त का चाप माना जाता है। पूरे वर्त का चाप माना जाता है। कभी भी चाप की लंबाई है एल बराबर थीटा आर होता है। चाप की लंबाई एल बराबर होता है थीटा आर। ठीक, अब अगर मैं इस थीटा की वैल्यू ले, वृत्तीय मापन कर रहे हैं हम, तो थीटा आर होता है। थीटा भी आपके रेडियन पद्धति में यूज किया। तो पूरे वर्त का जो चाप होता है उसको परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, जो कि 2 पाई आर होता है। तो यहां से अगर मैं इस एल की जगह सी यूज कर लूं, या इसको एल कह दूं, और इसको एल बराबर थीटा आर से एल बराबर 2 पाई आर को कंपेयर करूं, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर बराबर थीटा आर आ जाएगा। आर से आर कट जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो ये जो पूरे वर्त का जो चाप होता है, पूरे वर्त का चाप होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। 2 पाई रेडियन होता है। पूरे वर्त का जो चाप होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि पूरे वर्त का चाप 2 पाई, अब रेडियन को ऐसे लिख दो, 2 पाई रेडियन को ऐसे लैंग्वेज में, हिंदी में या इंग्लिश में लिख दो, या फिर ओनली 2 पाई ऐसे छोटा सा सी लिख दिया जाता है ऊपर, छोटा सा सी, ये रेडियन का साइन होता है। या फिर ओनली 2 पाई कर दिया, ओनली 2 पाई कर दिया, तो ये भी रेडियन है। ये भी क्या होता है? रेडियन होता है। जैसे कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए sin 1, और एक जगह लिखा हुआ मिल गया sin 1 डिग्री, तो sin 1 एंड sin 1 डिग्री आर डिफरेंट थिंग्स। sin 1 का मतलब होता है, डिग्री नहीं लगाया हुआ है तो ओनली 1 को हम 1 रेडियन मानेंगे, ओनली 1 को 1 रेडियन मानेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिग्री लगा हुआ है तो डिग्री मानेंगे, डिग्री नहीं लगा हुआ है या रेडियन लिखा हुआ है या ये सी लगाया हुआ है छोटा सा, तो वो रेडियन का काम करेगा। ठीक है, और ये जो 2 पाई रेडियन होता है इसको डिग्री में 360 डिग्री बोलते हैं। इसको डिग्री में बोलते हैं 360 डिग्री, और यहीं से इन दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हो, रेडियन को और डिग्री को। ठीक है ना? आप ये कह सकते हो कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है।
360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है। तो पूरे वर्त का जो घेरा होता है वो 2 पाई रेडियन का होता है, उसकी लंबाई 2 पाई आर होती है। जो आपका चाप से जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं हम तिर्यखंड बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर का जो एरिया होता है वो हाफ ऑफ थीटा आर स्क्वायर होता है, हाफ ऑफ थीटा आर स्क्वायर, हाफ ऑफ थीटा आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं थीटा की जगह 2 पाई आर यूज करूंगा तो ये हो जाता है हाफ ऑफ थीटा की जगह 2 पाई यूज करेंगे और क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, 2 से 2 कट जाता है, इसलिए वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर भी आ जाता है। पूरे वर्त का जो चाप होता है वो 2 पाई होता है, हाफ ऑफ थीटा आर स्क्वायर होता है, इसको हाफ ऑफ थीटा आर स्क्वायर कहते हैं। थीटा की वैल्यू रेडियन में दी गई है तो हाफ ऑफ थीटा आर स्क्वायर कह दीजिए, या जो एरिया होता है इसको 1/2 इंटू एल इंटू आर कह दीजिए, 1/2 इंटू एल इंटू आर, इससे भी एरिया आ जाता है आपका जो सेक्टर दिया गया उसका एरिया लेने के लिए। तो आपको एल और आर दिए गए हैं तो आप उससे ले लीजिए, आपको थीटा दिया गया है तो थीटा से ले लीजिए, ठीक है, जैसे भी है कंडीशन उसके आधार पर। ये हम सर्किल में पढ़ेंगे इन चीजों को। अभी इतना देख लीजिए 360 डिग्री है, ये 2 पाई रेडियन होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 से कट जाएगा और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हो जाएगा। और एक पाई रेडियन होता है, एक पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 रेडियन हो जाएगा, या फिर 1 रेडियन बराबर 180 बट्टे पाई डिग्री हो जाएगा। 1 रेडियन होता है वो पाई बट्टे 180, 1 डिग्री होता है वो पाई बट्टे 180 रेडियन होता है, और 1 रेडियन होता है वो 180 बट्टे पाई डिग्री होता है, ठीक। अगर मैं ये कहूं कि मुझे x डिग्री का मान ज्ञात करना है, x डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा x गुणा 180 बट्टे पाई, ये आ जाएगा रेडियन। x डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, x डिग्री को रेडियन पाई बट्टे, ना बाबू ना, इसको पाई बट्टे 180 से गुणा कर देते हैं और ये रेडियन आ जाता है। रेडियन में चेंज कर रहे हो इसलिए पाई ऊपर रखना है। और अगर आपको x रेडियन दिया गया है उसको डिग्री में चेंज कर रहे हो तो x गुणा 180 बट्टे पाई, और ये हो जाएगा डिग्री, ये हो जाएगा डिग्री, ठीक है। पाई के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। पाई है ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड एक वैल्यू है जिसका न्यूमेरिकल मान लगभग 22/7 यूज करते हैं। एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता, लगभग 22/7 होता है, और डेसिमल में 3.14 यूज करते हैं, या पाई को पाई के रूप में भी रख के आपके सवाल बनते हैं। तो जब कभी भी पाई में कोई कैलकुलेशन दी गई है, न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो अगले ने बोल रखा है 22/7 तो 22/7 यूज करो, उसने बोल रखा है 3.14 तो 3.14 यूज करो, उसने कुछ भी नहीं बोल रहा है तो 22/7 यूज करेंगे। बोले सर 22/7 लेने से आंसर नहीं आ रहे हैं तब 3.14 लेंगे। बोले सर पाई में ही आंसर दे रखे हैं तो पाई को फिर पाई रखेंगे, ठीक है। पाई जो होता है इसको इरेशनल नंबर माना जाता है, इरेशनल नंबर माना जाता है, इरेशनल अपरिमेय संख्या माना जाता है, यानी इसका कोई डेफिनेट वैल्यू अभी तक फिक्स नहीं की गई है, अभी भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेट देखें तो 22/7 आता है। तो अपरिमेय संख्या है इरेशनल नंबर के है। रेशनल इरेशनल क्या होते हैं इनको डिटेल से हम नंबर सिस्टम में या एलजेब्रा में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी इतना ही समझ लीजिए, पाई है वो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 रेशनल है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, लगभग 22/7 होती है, इसलिए आप इस तरीके से पाई को इरेशनल या अपरिमेय मानोगे, 22/7 को या 3.14 है इसको हम परिमेय या रेशनल मानेंगे, ठीक है। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, पाई बट्टे 180 से गुणा कीजिए, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है 180 बट्टे पाई से गुणा कीजिए। बोलो सर कब पाई बट्टे 180 करना है और कब 180 बट्टे पाई करना है, तो आप ऐसे समझ लो
रेडियन का रिप्रेजेंट तो करता है पाई और डिग्री को रिप्रेजेंट करता है 180। जिसमें चेंज करना है उसको ऊपर रख दो। आपको डिग्री में चेंज करना है तो 180 को ऊपर रख दो और पाई को नीचे रख दो। आपको रेडियन में चेंज करना है तो रेडियन का रिप्रेजेंटेशन होता है पाई के द्वारा, तो रेडियन में चेंज करना है तो पाई को ऊपर रख दो और 180 को नीचे रख दो। अब आपको एक छोटा सा काम दे दूं, एग्जाम में पूछा हुआ है, 1 रेडियन की डिग्री वैल्यू क्या होगी? 1 रेडियन की डिग्री वैल्यू क्या होगी? 1 रेडियन की डिग्री वैल्यू क्या होगी? रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, ठीक है। 1 रेडियन की डिग्री वैल्यू क्या होगी? x डिग्री, y मिनट और z सेकंड। x रेडियन की डिग्री वैल्यू है, 1 रेडियन की डिग्री वैल्यू है x डिग्री, y मिनट, z सेकंड, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा? यह आपको कल करके आना है। ज्योमेट्री में आज इतना ही, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे अब।